होता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है या फिर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय और डी है ग्रासनली। ठीक है, तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह पहला का बी नंबर ऑप्शन होता है छोटी आंत। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा छोटी आंत, मतलब छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 1 और डी है 4। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा, तो दूसरा का सही आंसर डी होगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किस चीज के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए है कुटपाद के द्वारा, बी है कोशिका सतह के द्वारा, सी है लाइसोसोम के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप तीसरा का सही आंसर जल्दी से बतलाइए। और तीसरा का सही आंसर हम आपको बताते हैं कि अमीबा अपना भोजन किस चीज से पकड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है घेघा रोग, बी है मधुमेह जिसको हम लोग चिनिया बोलते हैं और सी है क्रेटिनिज्म और डी है बौनापन। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। यदि रक्त, जिसे हम लोग खून भी बोलते हैं, तो अगर खून में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है टीबी, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया और डी है उच्च रक्तचाप। तो पांचवा का सही आंसर क्या होगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक है, 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन है अंडाशय को मादा ग्रंथि कहते हैं, या फिर अंडाणु को, या फिर अंडज को, या फिर अंडकोश को। तो छठा का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंडकोश को मादा ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मादा ग्रंथि अंडकोश को कहा जाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुष्प, जिसे हम लोग फूल भी कहते हैं, तो पुष्प या फिर फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है। फूल में कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है। ऑप्शन ए है बाह्य दल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर या फिर डी है स्त्री केसर। तो फूल में कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है, तो 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फूल में पुंकेसर होता है, वह परागकण बनाता है। ध्यान रखिएगा, पुंकेसर का काम होता है परागकण बनाना, इसलिए 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है खंडन के द्वारा, बी है कृत्रिम विधियां, सी है पुनर्जनन और डी है मुकुलन। तो 8 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो बतलाइए, मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा, 22 जोड़ी। मानव शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं।
हम आपको बता दें कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन आने वाला जो आपका मैट्रिक का एग्जाम है उसके व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका में, बी है उत्तक में, सी है केंद्रक में और डी है इनमें से सभी में। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव में कितने रक्त समूह हैं? मानव के शरीर में जो रक्त समूह होता है वो टोटल कितने रक्त समूह होता है? जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, इसी प्रकार से किसी का ओ होता है। तो मानव के कितने रक्त समूह होते हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। मानव में 4 रक्त समूह होते हैं, या फिर मानव शरीर में जो 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, सभी मनुष्य में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? गुणसूत्र के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, और गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किस ईस्वी में हुई थी इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है 1876 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1879 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में हुई थी। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 22 जोड़ी, बी है 23 जोड़ी, सी है 11 जोड़ी और डी है 24 जोड़ी। शायद यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 13 का हम आपको ए नंबर ऑप्शन बताए थे 22 जोड़ी। मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कहने का मतलब कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो बताइए सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होता है, मतलब सौर कुकर में अवतल दर्पण को लगाया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विद्युत बनता है वह पवन से भी बनता है, मतलब वायु से भी विद्युत का उत्पादन होता है, जल से भी विद्युत का उत्पादन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वायु से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें जो पवन विद्युत